हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि राग एक्चुअली कैसे काम करता है। इस वीडियो में हम राग पाइपलाइन के हर एक स्टेप को डिटेल में समझेंगे। डॉक्यूमेंट लोडिंग से लेकर चुंकिंग, एम्बेडिंग, वेक्टर डेटाबेस, रिट्रीवल, फाइनल आंसर जनरेशन और सोर्स सिटीजन तक। तो चलिए बिना किसी कंफ्यूजन के राग के कंप्लीट प्रोसेस समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि राग होता क्या है। राग का फुल फॉर्म है रिट्रीवल आर्गुमेंटेड जनरेशन। राग एक टेक्निक है जो एआई को एक्सटर्नल नॉलेज से इंफॉर्मेशन लेकर बेटर और मोर एक्यूरेट आंसर जनरेट करने में हेल्प करती है। मान लो हमने एक एआई चार्टबॉट बनाया है और उसके पास कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ या डेटाबेस अवेलेबल है। अब यूजर पूछता है कंपनी की रिफंड पॉलिसी क्या है। एआई सिर्फ अपनी जनरल नॉलेज से आंसर नहीं देगा। राग सिस्टम पहले कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, फिर उस इंफॉर्मेशन को एआई मॉडल को देगा और एआई उसके बेसिक और फाइनल आंसर जनरेट करेगा। राग का फुल फॉर्म है रिट्रीवल आर्गुमेंटेड जनरेशन। अब बात करते हैं राग को यूज क्यों किया जाता है। राग का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि एआई मॉडल को स्पेसिफिक और अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। मान लो किसी कंपनी के पास अपने डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, एफएक्यूएस या डेटाबेस है। अगर यूजर कंपनी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछता है तो एआई पहले उन डॉक्यूमेंट्स में से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है। उसके बाद एआई उस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक्यूरेट कॉन्टेक्स्ट बेस्ड आंसर जनरेट करता है। अगर यूजर पूछता है कंपनी के लीव पॉलिसी क्या है, रैक सिस्टम कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में लीव पॉलिसी सर्च करेगा, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेगा, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर करेक्ट आंसर जनरेट करेगा। अब समझते हैं एलएलएम नॉलेज लिमिटेशन। एलएलएम नॉलेज लिमिटेशन का फुल फॉर्म है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एलएलएम के एक इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है कि एलएलएम हर इंफॉर्मेशन को हमेशा नहीं जानता, स्पेशली लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, प्राइवेट कंपनी डेटा और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को। मान लो एक कंपनी ने अपने न्यू रिफंड पॉलिसी अपडेट की। अगर एलएलएम को उस अपडेटेड पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं जानता, प्राइवेट कंपनी डॉक्यूमेंट एक्सेस नहीं कर सकता, रियल टाइम डेटा ऑटोमेटिकली नहीं देख सकता। इसीलिए एलएलएम कभी कभी ओल्ड इंफॉर्मेशन के बेसिक पर आंसर नहीं देख सकता। अब बात करते हैं एक्सटर्नल नॉलेज बेस। इसका मतलब है ऐसे इंफॉर्मेशन जो एलएलएम के अंदर डायरेक्टली स्टोर्ड नहीं होती बल्कि बाहर किसी सोर्स में अवेलेबल होती है। कंपनी डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ, वेबसाइट्स, डेटाबेस, इंटरनल नॉलेज बेस। मान लो कंपनी के लीव पॉलिसी एक पीडीएफ में स्टोर्ड है। यूजर पूछता है एम्प्लॉइज को कितने पेड लीव मिलता है, तो रैक सिस्टम एक्सटर्नल नॉलेज बेस से लीव पॉलिसी पीडीएफ में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सर्च करेगा और एलएलएम को देगा। फिर एलएलएम उस इंफॉर्मेशन के बेसिक पर आंसर जनरेट करेगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट लोडिंग की। चलिए, डॉक्यूमेंट लोडिंग का मतलब है डिफरेंट सोर्स से डॉक्यूमेंट्स को एआई रैक सिस्टम के अंदर लोड या इंपोर्ट करना ताकि सिस्टम उन डॉक्यूमेंट्स के इंफॉर्मेशन को रीड और प्रोसेस कर सके, जैसे कि पीडीएफ फाइल्स, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट फाइल्स, वेबसाइट्स, एक्सेल फाइल्स, कंपनी डॉक्यूमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, चुंकिंग के बारे में जानते हैं। चुंकिंग का मतलब है बड़े डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। मान लो एक पीडीएफ में 100 पेजेस है। रैक सिस्टम पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ प्रोसेस नहीं करता, इसीलिए डॉक्यूमेंट को स्मॉल सेक्शन या चुंक्स में डिवाइड किया जाता है। अब डॉक्यूमेंट छोटे चुंक्स में डिवाइड हो जाए लेकिन एआई टेस्ट को डायरेक्टली
नहीं समझता है, इसीलिए अगले स्टेप आता है एम्बेडिंग। चलिए शुरू करते हैं, एम्बेडिंग के बारे में जानेंगे। एम्बेडिंग का मतलब है टेस्ट को नंबर्स वेक्टर्स में कन्वर्ट करना ताकि कंप्यूटर उसका मीनिंग और सिमिलरिटी समझ सके। जैसे कि मान लो दो सेंटेंस है, हाउ कैन आई गेट ए रिफंड, व्हाट इज द रिफंड प्रोसेस। वर्ड्स अलग है लेकिन मीनिंग सिमिलर है। एम्बेडिंग दोनों सेंटेंस के मीनिंग को न्यूमेरिकल वेक्टर में कन्वर्ट करता है, जैसे सिस्टम समझ सकता है कि दोनों क्वेश्चन सिमिलर है। अब बात करते हैं वेक्टर डेटाबेस की। वेक्टर डेटाबेस एक ऐसे डेटाबेस होता है जहां टेस्ट के एम्बेडिंग वेक्टर स्टोर किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में जब डॉक्यूमेंट्स को एम्बेडिंग के थ्रू नंबर्स वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है तो उन वेक्टर्स को स्टोर करने के लिए वेक्टर डेटाबेस के यूज होती है। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉयज को 20 पेड लीव्स मिलता है। इसी इंफॉर्मेशन को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके वेक्टर डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। जब यूजर पूछता है एम्प्लॉयज को कितना पेड लीव्स मिलता है, यूजर के क्वेश्चन के भी एम्बेडिंग बनेगा। फिर वेक्टर डेटाबेस सिमिलर मीनिंग वाली इंफॉर्मेशन सर्च करेगा और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट चुंक्स रिट्राइव करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, रिट्राइव के बारे में जानेंगे। रिट्राइव का मतलब सर्च करके निकालना। रिट्राइवर रैग सिस्टम के वो कंपोनेंट होता है जो यूजर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सर्च करके रिट्राइव करता है। मान लो कंपनी के पास 100 डॉक्यूमेंट्स हैं, यूजर पूछता है कंपनी के रिफंड पॉलिसी क्या है। रिट्राइवर पूरा 100 डॉक्यूमेंट्स एआई को नहीं देगा, इंस्टेड वो रिफंड पॉलिसी से रिलेटेड सबसे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट या चुंक्स सर्च करके निकालेगा। फिर ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को दिया जाता है और एलएलएम फाइनल आंसर जनरेट करता है। अब बात करते हैं टॉप के रिट्राइवल के। इसका मतलब है यूजर के क्वेश्चन के लिए सबसे रिलेवेंट के नंबर ऑफ रिजल्ट्स रिट्राइव करना। यहाँ के एक नंबर होता है, यूजर पूछता है कंपनी की रिफंड पॉलिसी क्या है और हमें सेट किया है k इक्वल टू 3। तो रिट्राइवर वेक्टर डेटाबेस से टॉप 3 मोस्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट चुंक्स रिट्राइव करेगा। फिर 3 रिलेवेंट चुंक्स एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को दिया जाएगा और एलएलएम फाइनल आंसर जनरेट करेगा। अब बात करते हैं री रैंकिंग। री रैंकिंग का मतलब है रिट्राइव रिजल्ट्स को दोबारा एनालाइज करके उन्हें रिलेवेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना। मान लीजिए टॉप के रिट्राइवल ने 5 डॉक्यूमेंट चुंक्स रिट्राइव किया, लेकिन उनमें से कुछ चुंक्स यूजर के क्वेश्चन से ज्यादा रिलेवेंट होती है और कुछ कम रिलेवेंट। री रैंकर इन सभी चुंक्स को दोबारा एनालाइज करता है और उन्हें रिलेवेंस के हिसाब से रैंकिंग देता है, जैसे कि मोस्ट रिलेवेंट चुंक, सेकेंड मोस्ट रिलेवेंट चुंक, थर्ड मोस्ट रिलेवेंट चुंक। इसके बाद टॉप रैंक्ड चुंक्स एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को भेजा जाता है ताकि वो उन्हें बेसिक पर एक्यूरेट आंसर जनरेट कर सके। आगे बढ़ते हैं कॉन्टेस्ट इंजेक्शन। कॉन्टेस्ट इंजेक्शन का मतलब है रिट्राइवल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को एलएलएम के प्रॉम्प्ट में ऐड करना ताकि एलएलएम उस इंफॉर्मेशन के बेसिक पर एक्यूरेट आंसर दे सके। यूजर पूछता है कंपनी के रिफंड पॉलिसी क्या है, रैक सिस्टम रिट्राइवर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सर्च करता है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट चुंक मिलता है, ये इंफॉर्मेशन एलएलएम के प्रॉम्प्ट में ऐड की जाती है। ये कॉन्टेस्ट इंजेक्शन है। एलएलएम उस कॉन्टेस्ट को यूज करके फाइनल आंसर जनरेट करता है। अब बात करते हैं आंसर जनरेशन के बारे में जानेंगे। आंसर जनरेशन रैक पाइपलाइन के लास्ट स्टेप होती है। इस स्टेप में एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूजर के क्वेश्चन और रिट्राइव्ड कंटेस्ट को समझकर फाइनल आंसर जनरेट करता है। यूजर पूछता है कंपनी के रिफंड पॉलिसी क्या है, रैक सिस्टम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिट्राइव करता है, उस इंफॉर्मेशन को कॉन्टेस्ट के रूप में एलएलएम को दिया जाता है। एलएलएम कॉन्टेस्ट को यूज करके फाइनल आंसर जनरेट करता है।
अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, सोर्स सिटीजन। एआई के आंसर के साथ उस इंफॉर्मेशन को सोर्स या रेफरेंस देना। यूजर पूछता है कंपनी के रिफंड पॉलिसी क्या है, एआई आंसर देता है रिफंड 7 डेज के अंदर रिक्वेस्ट किया जा सकता है। साथ में एआई सोर्स भी शो करता है, सोर्स रिफंड पॉलिसी पीडीएफ पेज टू, एंड इससे यूजर वेरीफाई कर सकता है कि आंसर किसी डॉक्यूमेंट या सोर्स लिया गया है। तो दोस्तों अब आपको राग का कंप्लीट फ्लो समझ आ गया होगा। यूजर क्वेश्चन से लेकर फाइनल आंसर और सोर्स सिटीजन तक राग पाइपलाइन के हर स्टेप के आपने एक इम्पोर्टेंट रोल होती है। अगर आपने ये कंप्लीट पाइपलाइन समझ जाते हैं तो राग के बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।